नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस, लेकिन बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हमने मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच में तेजी आते हुए देखी और उसके बाद भी कच्चा तेल ऊपरी स्तरों पर सस्टेन कर रहा है, यानी क्रूड के तेवर बरकरार हैं। बात करेंगे सोने की, क्या सोना मौका दे रहा है एंट्री करने का, यहां से लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या निकल कर आ रहा है, दिवाली से पहले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, गोल्ड पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव को समझेंगे गोल्ड के बारे में भी, और साथ ही बात करेंगे दलहन और तिलहन की, जहां पर सरकार ने एक नया कदम उठाने के बारे में सोच रही है। क्या मायने होंगे इसके, फेस्टिव सीजन में कीमतें किस तरफ रहेंगी, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए होंगे एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी अनुज गुप्ता, गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे, और साथ ही ब्रेक के बाद हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है शो में। और सबसे पहले तो शुरुआत कच्चे तेल के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने प्राइसेस सर्ज होते हुए देखे। अगर ब्रेंट के भाव देखेंगे तो $88 के आसपास इंटैक्ट है। मिडिल ईस्ट सप्लाई कंसर्न्स के बीच में हमने एक उछाल आते हुए देखा था रिसेंटली, और उसके बाद अब प्राइसेस उन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। अनुज, हालांकि ये मिडिल ईस्ट टेंशंस जो हैं, सऊदी अरेबिया पैलेस्टीन के बीच की टेंशंस कितना और एक्सटेंड होंगी यहां से, ये काफी हद तक तय करेगी कि यहां से क्रूड की डायरेक्शन क्या रहेगी, क्योंकि ओवरऑल क्रूड आउटपुट में इजराइल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होने से सेंटिमेंट्स तो बिगड़ते हैं ही, और उसी के बेसिस पे हमने ये बाइंग आते हुए देखी है। अमित, पहले आपका टेक लेना चाहेंगे, क्या व्यू है आपका मौजूदा लेवल से कच्चे तेल पर? फिलहाल कच्चा तेल वेट एंड वॉच करेंगे इन लेवल्स के आसपास, या कोई और व्यू है? जी दीपाली, गुड मॉर्निंग। मेरे को लगता है एज पर ट्रेंड अगर अपन चलते हैं तो ट्रेंड ओवरऑल इसका पॉजिटिव ही है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा 5500 रुपए से एक अच्छी तेजी प्राइस में देखने को मिली और लगभग प्राइसेस 7700-7800 के आसपास गए। वहां से एक मुनाफा वसूली प्राइसेस में देखने को मिली और 68 के आसपास इसने अभी रिसेंट में एक बॉटम बनाया। जो वॉर का जो सिचुएशन बना उसमें हमने देखा कि काफी अच्छा गैप डाउन 6% के आसपास क्रूड ऑयल में रहा। स्पेसिफिक लेवल की अगर मैं बात करूं तो 7160 का लेवल क्रूड ऑयल के लिए इंट्राडे के लिहाज से एक अच्छा काफी बाइंग का लेवल है। वहां पे प्राइजेस मिलते हैं तो ट्रेडर्स को इसमें एक खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। टारगेट की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है 7300 इसका एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। वहीं पे अगर स्टॉप लॉस की बात मैं करूं तो 7090 के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस ट्रेडर्स लेके चले। जी ओके। तो ये एक आउटलुक आपको मिला है प्राइसेस के हिसाब से। अनुज का भी व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार नेचुरल गैस पर भी राय ले लेते हैं, जहां पर हमने स्पेशली यूएस और यूरोप में प्राइसेस काफी सर्ज होते हुए देखे। एनर्जी पैकेट पूरा ही एक्शन में लगातार बना हुआ है, और अगर आप यूरोप में देखेंगे नेचुरल गैस के प्राइसेस तो पिछले एक हफ्ते के दौरान ही 33-34% ये बढ़ चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में हमने 16% के आसपास का सर्ज आते हुए देखा है सिर्फ यूएस में। तो यहां पर भी लगातार स्ट्रेंथ, और अगर घरेलू बाजार की बात करें तो 300 के लेवल्स पार होने की पूरी प्रोबेबिलिटी फिलहाल नजर आ रही है। और ये जो सीजन शुरू होता है टिल दिसंबर जनवरी, वैसे भी डिमांड पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेचुरल गैस के, तो विंटर डिमांड का भी एक फैक्टर रहता है आगे, जो कि प्राइसेस को सपोर्ट करता है। लेकिन यहां से इमीडिएट व्यू क्या बन रहा है, स्लाइटली ब्रॉडर व्यू क्या बन रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। अनुज गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है। अनुज, पहले तो कच्चे तेल पर बताइए, क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को इस समय दे रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस फिलहाल आपको मिलते हैं मौजूदा माहौल में कच्चे तेल को लेकर, और साथ ही नेचुरल गैस पर क्या करें? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, वार का एक सिचुएशन बना है, माहौल अगर आप देखेंगे तो वॉर का बनता हुआ दिखा, और ऐसे में जनरली हम देखते हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो फंडामेंटल्स होते हैं वो काफी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही वॉर फ्राइडे को हुआ उसके बाद सडनली एक गैप अप ओपनिंग हमने कमोडिटी में आता हुआ देखा। उसमें हमने देखा कि जो एनर्जी सेगमेंट थे जैसे क्रूड या नेचुरल गैस, वहां पे काफी अच्छी एक बढ़त बनती हुई दिखाई दी। हालांकि हमने देखा था $96 से प्राइस $93 तक आ गए थे, वहां से अगेन अब प्राइस शूट अप हो गया, करीबन $87 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक वॉर सिचुएशन की वजह से हमने देखा कि एग्री जितने भी एनर्जी सेगमेंट्स थे वहां पर एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं अभी भी उसका एक फैक्टर यहाँ पर है, और मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो फंडामेंटल चेंजेस हैं वो यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो जनरली अगर हम नेचुरल गैस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जनरली विंटर सीजन में डिमांड रहती है, तो उसका भी असर देखा, और हमने देखा है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस भी ऑलमोस्ट 280-285 के लेवल पे आते हुए दिखाई दिए। तो ओवरऑल जो सेगमेंट है क्रूड नेचुरल गैस, मुझे लगता है कि ये अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पॉजिटिव बायस के साथ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तो सप्लाई शॉर्टेज तो पहले से ही था, दूसरी तरफ ये वॉर का आना तो वो एक सपोर्टिव फैक्टर रोल प्ले कर रहा है। तो हमें लगता है कि जल्दी ही आपको क्रूड के प्राइस ऊपर में अगेन $90 तक के लेवल दिखा सकता है। और एमसीएक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए, करीबन 7140 के आसपास
7,040 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में करीबन 7,300 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। वही नेचुरल गैस के अंदर भी मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकता है, करीबन 275 के आसपास 260 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 295 तक देखने को मिल सकता है। 300 का डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर 300 ब्रेक होता है तो एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम ऑप्शन की साइड जाएं तो मुझे लगता है कि 290 का कॉल ऑप्शन खरीदारी के तौर पे देखा जा सकता है, और अगर क्रूड की बात करें तो वहां पर भी करीबन 7,300 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो मोमेंटम वाइज अगर देखें तो लग रहा है कि एनर्जी सेगमेंट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो सकता है। ओके, तो शॉर्ट टर्म में बायस पॉजिटिव रह सकता है। और अगर आप नेशनल गैस की बात करें, एक क्विक टेक अमित का भी ले लेते हैं, क्योंकि नेशनल गैस अगर आप पिछले साल नवंबर दिसंबर के लेवल्स देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्लोजर टू $7 के आसपास ही ट्रेड करता था, और इस साल की शुरुआत से ही प्राइसेस धड़ाम हुए और तब से $2 से $3 के रेंज में ही रहे हैं, और अब उस रेंज से स्लाइटली बाहर निकलते हुए दिख रहा है। अमित, अगर हम यहाँ से इमीडिएट बेसिस की ना बात करके अगले 2-3 महीने की रेंज समझना चाहें फिलहाल के ट्रिगर्स को देखते हुए, तो आप रेंज क्या देख रहे हैं, और जो ये रिकवरी बनी है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स कितनी सस्टेनेबल लग रही है? जी दीपाली, जैसा कि अभी जो है डिमांड काफी अच्छी रहेगी, आगे विंटर के सेशन आ रहे हैं तो थोड़ा सा एनर्जी का डिमांड जो है ऑलरेडी बढ़ जाता है। अगर स्पेसिफिक लेवल के हिसाब से मैं देखूं तो 289 290 जो है अभी रिसेंट में एक हर्डल का काम करेगा। इसके ऊपर अगर प्राइजेस निकलते हैं और सस्टेन होते हैं तो मेरे को लगता है प्राइजेस इस विंटर में 350 के आसपास तक वापस फिर से टेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर निचले लेवल की मैं बात करूं तो एक 260 रुपए का बेस मेरे को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक 2 से 3 महीने की रेंज में लेके चलो तो 260 रुपए का बॉटम और ऊपर में 350 रुपए के आसपास का टॉप जो है इसमें रिसेंटली हो सकता है। तो ओवरऑल जो है पॉजिटिव ट्रेंड ही लेके चलना चाहिए। ट्रेडर्स को रिकमेंडेशन जो रहेगा वो बाय साइड का ही रहेगा। 275 270 के रेंज में भी ट्रेडर्स बाय करके चल सकते हैं, या फिर 290 का लेवल क्रॉस होता है तो भी ट्रेडर्स एक बाय का ट्रेड लेके चल सकते हैं। 350 रुपए का टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में रखा जा सकता है। जी ओके, तो घरेलू बाजार में 350 तक के लेवल्स पूरे लाइकली हैं, और यही बात अनुज ने भी बताई कि नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो तेजी रहेगी पूरे ही एनर्जी बास्केट में। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं बुलियंस की, और शुरुआत कर लेते हैं सोने के साथ, और साथ ही साथ बेस मेटल्स पर भी हम फोकस करेंगे। लेकिन बेस मेटल्स पर पहले बात करते हैं, क्योंकि ये पूरी पॉकेट अब यहाँ से फोकस में रहने वाली है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं चाइना की तरफ से, खास तौर से उनके बेसिस पे, दरअसल राहत पैकेज का इंतजार चाइना की इकोनॉमी कर रही है, और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि $13,700 करोड़ का राहत पैकेज जल्द आ सकता है। चाइनीज इकोनॉमी पुश करने की पूरी कोशिश करेगी यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर को, और ये दोनों ही डेवलपमेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ही मेटल पैक के लिए, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा कंज्यूमर है बेस मेटल्स का, और वहां से डिमांड इमर्ज होती हुई दिखाई देगी, एक्सपेक्टेशंस बनती हुई दिख रही हैं। अनुज, क्या राय आपकी पहले तो ओवरऑल बेस मेटल पैक पर, क्योंकि चाइना एक ऐसा ट्रिगर है जो इमीडिएटली काम करता है बेस मेटल पॉकेट के लिए। हमने पास में जब स्टिमुलस की खबरें देखी है तब तक हमने इस पूरे स्पेस में एक स्पार्क आते हुए देखा है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं $13,700 करोड़ के राहत पैकेज की, अगर ये लाइकली होती हैं या पैकेज का अनाउंसमेंट होता है, तो कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा बेस मेटल्स को, और क्या व्यू है इन लेवल से नियर टर्म में पूरे ही बेस मेटल पैक पर? देखिए दीपाली जी, हम जनवरी से वेट कर रहे हैं चाइना के स्टिमुलस पैकेज का, बट अभी तक ऐसा कोई इंस्टांस नहीं है। बट हाँ, कुछ मोमेंटम हमने जरूर यहाँ पे आता हुआ देखा, और उसकी वजह से हमें लगता है कि जो बेस मेटल में रैली जो रुकी हुई है काफी टाइम से, वो यहाँ पर बूस्ट अप होती हुई दिखाई देगी। हालांकि एक रेंज बाउंड मोमेंटम हमने पूरे ही बेस मेटल पैक में आता हुआ देखा है। कॉपर देखें तो कहीं ना कहीं 8,000 LME पे एक सस्टेन होता हुआ दिखाई दिया है। 700 का काफी अच्छा सपोर्ट बना रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एल्युमिनियम के अंदर हमने काफी अच्छी मोमेंटम देखी है। जिंक के अंदर भी हमने अच्छा खासा मोमेंटम देखा। तो ये तीन जो बेस मेटल है जो काफी आगे फॉरवर्ड रहते हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा है। बट अभी भी स्टिमुलस पैकेज का जो मेन कंसर्न है वो चाइना की तरफ से अभी तक नहीं आया है। खाली हमने टॉक्स होते हुए देखी है, कोई एग्री जो क्लियरिटी वो नहीं आती हुई दिखाई दी है। बट हाँ, अगर पैकेज आता है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा बूस्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर है चाइना, और मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक बेस मेटल को सपोर्ट मिलेगा। तो अगर हम बात करें कि पैकेज आने के बाद, तो डेफिनेटली पैकेज के आने के बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। वैसे अगर हम देखें तो एल्युमिनियम और जिंक दोनों काउंटर काफी अच्छे हमें लगते हैं, जहां पर हमको लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है। तो अगर हम एल्युमिनियम वाइज देखें तो हमें लगता है कि एल्युमिनियम में आपको जल्दी ही 210 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिंक
230 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। बट अगर हम कॉपर को देखें तो यहाँ पे कॉपर काफी दिनों से एक सस्टेन कर रहा है, काफी दिनों से एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। तो मुझे लगता है कि कॉपर में अभी उतनी बड़ी रैली यहाँ पे नहीं दिख रही है। कॉपर आपको नीचे में 695 और ऊपर में करीबन 710 के बीच मूव करता हुआ दिखाई देगा। स्टिमुलस पैकेज अगर आता है तो फिर वहां पर आपको एक अच्छा बूस्टअप आता हुआ दिखाई देगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर पैकेज है और मुझे लगता है कि अगर पैकेज आता है तो उस पे हमें नजर रखनी चाहिए। जैसे ही पैकेज अनाउंस होगा तो फिर एक अच्छा मोमेंटम हम पॉजिटिव वे में देखेंगे। बट अगर हम ओवरऑल एक सेगमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि पूरे बेस मेटल में अगर खरीदारी की साइड जाना है तो एल्यूमिनियम और जिंक हो सकता है, और अगर थोड़ा वेट एंड वॉच करना है तो मुझे लगता है कॉपर में वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके, तो एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। कॉपर स्पेशली, वैसे भी जब बेस मेटल्स में मोमेंटम आता है तो यूजुअली कॉपर ही लीड करता है। अमित, आपकी नजर कहाँ रहेगी बेस मेटल्स में नियर टर्म में? जी दीपाली, चाइना की तरफ से जो अभी रिसेंट में 13,700 करोड़ के आसपास का एक हिंट मिला है कि वो कहीं ना कहीं एक पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज ला सकते हैं। काफी टाइम से जो है चाइना की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज का हम जो है मार्केट इंतजार कर रहा है। और बेस मेटल्स में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा मोमेंटम जो है अगर वो आने के बाद हमें आगे देखने को मिल सकता है। कॉपर चूंकि बेस मेटल का किंग माना जाता है, तो मेरे को लगता है कॉपर में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कॉपर में 700 से लेकर 695 ये एक रेंज जो है एक बेस बनाता हुआ मेरे को चार्ट पे नजर आ रहा है। ये रेंज में जो है ट्रेडर्स इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं 700 से लेकर 695 की रेंज में। 690 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में प्राइजेस जो है 720 से लेकर 725 तक टेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर जिंक की बात करूं तो मेरे को लगता है 221, 220 ये इसका एक बेस प्राइस हो सकता है। इस रेंज में ट्रेडर्स को एक्यूमुलेशन या खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 218 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 227 से लेकर 230 तक के प्राइस जो है इमीडिएट इसमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अभी एक बेस बनाता हुआ बेस मेटल मेरे को लगता है, तो खरीदारी की भी सलाह रहती है। ओके, बेस मेटल्स पर ये व्यू आपको मिला। फटाफट से गोल्ड पर राय और ले लेते हैं, जहां पर हमने इजराइल हमास टेंशंस के बीच में जो लॉसेस थे गोल्ड के वो लिमिट होते हुए देखे हैं, लेकिन मार्केट अभी क्लियरली अनुज ज्यादा क्लियर क्यूज का वेट कर रहा है, स्पेशली फ्रंट पे कि यूएस के सेंट्रल बैंक का पॉलिसी स्टैंड क्या होता है। अगले हफ्ते जो डेटा आएगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, कल इन्फ्लेशन का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन क्या व्यू है नियर टर्म और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव दोनों से गोल्ड पर? देखिए, अभी लास्ट वीक गोल्ड ने करीबन 56,450 के आसपास का लो बनाया था। वहां से हम देखें तो करीबन 1200 पॉइंट की रैली हमने गोल्ड में महज 4 दिनों में आते हुए देखे, और इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो करीबन 1.25% के आसपास गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हुआ है उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है। दूसरी तरफ अगर देखें तो एफओएमसी की तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट को ना बढ़ाएं, इंटरेस्ट रेट को स्टेडी रखें, और उसकी वजह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो डॉलर इंडेक्स पहले 107 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वो करीबन 105-50 के आसपास आ गया। तो वहां पर भी हमने कुछ कूल ऑफ देखा है। जो बॉन्ड यील्ड है वो भी वहां पे कुछ कूल ऑफ होती हुई दिखाई दी है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट अभी थोड़ा सा स्टेबल है डॉलर इंडेक्स के फ्रंट पे। तो यहाँ पर ऐसे में आपको एक अच्छा सपोर्ट गोल्ड में आता हुआ दिखाई देगा। डेफिनेटली इस वॉर की वजह से हमने फिजिकल मार्केट के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है जहां पर एक शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनली देखें तो $1,800 से रिकवर होकर करीबन $1,860 के आसपास आ गया। हमें लगता है कि जल्दी ही प्राइस $1,870-$1,880 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। 1880 का लेवल अगर टेस्ट होता है तो फिर उसके बाद हमें लगता है कि अगेन प्राइस 1900 की रेंज में जाते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। गोल्ड में करीबन 57,500 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 57,250 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 57,900 58,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा व्यू है कि बुलियंस में जो एक ये शॉर्ट टर्म एक रिकवरी आई है ये सस्टेन हो सकती है। प्राइस ओवरसोल्ड जोन से रिकवर हुए हैं, तो वैसे भी हमें लगता है कि एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है। तो 58,000 तक मुझे लगता है कि मार्केट में एक मोमेंटम पॉजिटिव गोल्ड में देखा जा सकता है। ओके, 58,000 तक भाव घरेलू बाजार में। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उन्हीं के आसपास गोल्ड फिलहाल अटकते हुए। लेकिन चलिए, ये तो बात हुई स्ट्रैटेजीज की। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बातचीत करेंगे एग्री कमोडिटीज के बारे में, और साथ ही दलहन और तिलहन पर खास चर्चा करेंगे, जहां पर सरकार प्रोक्योरमेंट बढ़ाने का प्लान कर रही है। क्या मायने होंगे इसके, इसको समझेंगे। हमारे साथ फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन मौजूद रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और सरकार ने किसानों से दलहन और तिलहन की 100% फसल खरीद सकती है। सोर्सेज के थ्रू जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकार नेफेड को खरीदारी करने को कह सकती है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन। सिराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सरकार ने लगातार इनफैक्ट ये इंडिकेशन तो दिया है कि वो किसानों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं ज्यादा सोइंग ताकि वो करें ऑयल सीड्स की, पल्सेस की, लेकिन अब जो ये खबर आ रही है ये कितनी लाइकली आपको लग रही है? और साथ ही इस अगर ये डिसीजन लिया जाता है तो इसके पीछे के मुख्य कारण आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, जून में ही ये फैसला कर लिया गया था कि सरकार तूर और उड़द की पूरी जितनी भी किसान अपनी फसल को लाता है बेचने के लिए नेफेड के परचेज सेंटर पर, उसको सरकार खरीदेगी। आइडिया ये था कि दालों के एरिया में इजाफा हो जाए, उसमें बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं खरीफ सोइंग के, ऐसा नहीं हुआ और पल्सेस का एरिया जितना गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही थी उससे कम हुआ और पिछले साल से भी कम हुआ। तो मुझे लगता है कि अभी पूरी तरह शायद किसानों को ये बात कम्युनिकेट नहीं हो सकी है, या फिर किसानों को इस बात पे पूरी तरह भरोसा नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सोयाबीन की जो फसल इस वक्त मार्केट में आ रही है सरकार उसको नहीं खरीद पा रही है और एमएसपी से 1000 रुपए नीचे दाम है पर क्विंटल। अच्छा सिराज जी, एक चीज बताइए, इनफैक्ट जैसे आपने कहा जून में हमने देखा था सरकार ने ये डिसीजन लिया भी था, अलग अलग दालों के लिए सीमा हटाने की बात भी कही थी, लेकिन एक चीज समझना चाहेंगे आप, क्योंकि फेस्टिव सीजन नॉर्थ में स्पेशली अहेड है, आमतौर पे जहां पर हम तेल की डिमांड बढ़ते हुए देखते हैं, काफी सारी पल्सेस की डिमांड बढ़ते हुए देखते हैं, ऑयल सीड्स का ऑलरेडी रिकॉर्ड इंपोर्ट हो रहा है, तो फिलहाल डिमांड वर्सेस अवेलेबिलिटी की सिचुएशन आप कैसी देख रहे हैं? इंपोर्ट सिचुएशन कैसी है फिलहाल पल्सेस के फ्रंट पे? देखिए, एडिबल ऑयल में तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज्यादा एडिबल ऑयल का इंपोर्ट किया है प्राइवेट कंपनीज ने, और उसकी वजह यह है कि ग्लोबल प्राइसेस एडिबल ऑयल के काफी कम थे, तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा हुआ है, उसके प्राइसेस तो बहुत स्टेबल रहेंगे, बल्कि ज्यादा इंपोर्ट होने की वजह से सोयाबीन के दाम गिरे हुए हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि उसकी वजह से सोयाबीन के किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। जहां तक दालों का सवाल है, हमें लगता है कि दालों के प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे। उसकी वजह यह है कि दालों का डोमेस्टिक प्रोडक्शन पिछले साल से भी कम होने की उम्मीद है, और अभी पूरी तरह ये बात वाजे नहीं हो सकी है कि कर्नाटक में तूर की फसल कितनी प्रभावित हुई है कम बारिश से। अगस्त में खासतौर से बहुत कम बारिश हुई थी, लेकिन इंपोर्ट प्राइवेट कंपनीज अच्छी तरह कर रही हैं और हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स भी उसको एनकरेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दामों में बहुत कमी की उम्मीद हम नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज और बताइए, 100% प्रोक्योरमेंट की तो बात की जा रही है, मीटिंग भी इसको लेकर रिसेंटली सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग भी हुई है, लेकिन काफी सारी ऐसी क्रॉप्स भी हैं जो अभी भी मंडीज में जिनकी जो प्राइसेस हैं वो या तो हायर हैं या एट पार हैं, तो उस सिचुएशन में कितनी लाइकली लगती है सिचुएशन? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर प्राइसेस एमएसपी के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये एक चीज हमें जरूर समझ लेनी चाहिए कि 2015 में ही गवर्नमेंट ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया था। उसका मकसद ये था कि अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि किसी कमोडिटी के प्राइसेस आगे चल के बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट उसको एमएसपी से ऊपर भी खरीद सकती है, और गवर्नमेंट ने ऐसा किया भी है। पहले नेफेड ने प्याज की खरीद इसी तरह से की है, और कई तरह की दालों की खरीद भी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से की गई है। तो मुझे लगता है कि इस साल भी गवर्नमेंट को प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ एक बफर स्टॉक बनाना चाहिए। ऑलरेडी बफर स्टॉक चने का तो है नेफेड के पास, लेकिन तूर का भी बफर स्टॉक बनाना चाहिए, उड़द का भी बनाना चाहिए, जिससे कि अगर प्राइसेस में बहुत ज्यादा उछाल आता है तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सके। अच्छा सिराज जी, अगर हम पल्सेस की बात करें, स्पेशली तूर और चने की बात करें, तो यहाँ पर हमने देखा था प्राइसेस ऑलरेडी सर्ज हुए थे, लेकिन फिर राइजिंग इंपोर्ट्स की वजह से प्राइसेस थोड़े से स्टेबल भी हुए। फिलहाल प्राइस सिनेरियो कैसा लग रहा है अगर हम स्पेशली चने की बात करें या तुअर की बात करें? देखिए, चने की फसल तो अब इस वक्त तो आती नहीं है, चना तो रबी क्रॉप है, वो तो फसल आ चुकी है, और आमतौर पे चने के दाम कई सालों से एमएसपी से नीचे चल रहे थे। इस साल थोड़ा सा उछाल उसमें आया था
बाकी पल्सेस के दाम बढ़ रहे थे तो उसके दाम भी बढ़े। मुझे लगता है कि कुल मिला के, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, कि अरहर और उड़द इनके दाम कम होने की उम्मीद हम नहीं करें, और थोड़े से एलिवेटेड ही रहेंगे दाम इस फेस्टिवल सीजन। अच्छा, एक क्विकली तुअर पे एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे। फिलहाल जो अफ्रीका से हम इंपोर्ट करते हैं वहां पर एंटिसिपेट किया जा रहा है कि सप्लाई इंक्रीज होगी, तो फिलहाल तूर की अवेलेबिलिटी, इंपोर्ट्स, प्राइसिंग कैसी रह सकती है यहाँ से? देखिए, अब से लेके और फेस्टिवल सीजन तक तो वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी जहां तक मेरी समझ है, हमारे डिप्लोमेटिक लेवल पे भी उन कंट्रीज में, मोजाम्बिक में, मलावी वगैरह में बातचीत हो रही होगी, और हमारे एम्बेसडर्स वगैरह वहाँ के गवर्नमेंट से और वहाँ के एक्सपोर्टर्स वगैरह से बातचीत करके ये कोशिश कर रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी इंडिया में इंपोर्ट हो सके। और गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला किया था कुछ साल पहले कि वहां पर इन कंट्रीज के साथ एक सर्टेन क्वांटिटी के इंपोर्ट का एग्रीमेंट हुआ था, तो वो भी एक बहुत अच्छा फैसला था। मैं समझता हूँ कि आगे चल के भी हमें उस क्वांटिटी को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि पल्सेस के दाम में स्टेबिलिटी आ सके। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने पल्सेस के प्रोडक्शन को, करीब 18 मिलियन टन प्रोडक्शन था आपसे 5-7 साल पहले, वो बढ़ के 24-25 मिलियन टन हो गया, तो अच्छा काम हुआ है। लेकिन अभी कोई टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की इसमें जरूरत है, जिससे कि इसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ सके। अभी भी प्रोडक्टिविटी 1 टन 1.25 टन के आसपास है, कुछ स्टेट्स में तो 1 टन पर हेक्टेयर से भी कम की प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल। चलिए, इनफैक्ट जो आखिर में बात कही सिराज जी ने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्टिविटी, ये ठीक है, जो भी मेजर्स गवर्नमेंट लेती है किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्राइसेस अंडर चेक करने के लिए, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ बड़े और इम्पोर्टेंट कदम उठाने की जरूरत है टेक्नोलॉजी फ्रंट पे। शुक्रिया सिराज जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए इन दोनों ही डेवलपमेंट्स पर। बात करते हैं अमित से। अमित, अगर हम एग्री बास्केट को देखें तो एक फटाफट से आउटलुक आपका चाहिए स्पाइसेस के पैक पे, जहां पर जो सबसे ज्यादा प्रेशियस कमोडिटी रही रिसेंट टाइम्स में, वहां थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, स्पेशली टर्मरिक जैसी स्पाइसेस में। क्या आउटलुक है नियर टर्म के लिए पूरे ही बास्केट पर? जी दीपाली, मेरे को लगता है जीरा और टर्मरिक की अभी मैं रिसेंट में बात कर लेता हूँ। जीरा कल जैसा कि हमने देखा प्राइसेस में ऊपरी हिस्सों से काफी अच्छा करेक्शन, लगभग 5% के आसपास का करेक्शन प्राइसेस में देखने को मिला। और मेरे को लगता है 60,000 का जो लेवल था, एक साइकोलॉजिकल लेवल, उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी। जब तक 60,000 के नीचे जीरा ट्रेड कर रहा है, तब तक मेरे को लगता है बायर्स को इसमें से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा मूवमेंट अभी जो है इसमें हो रहा है। छोटे ट्रेडर्स को खासतौर से इसमें बाहर रहना चाहिए। मेरे को लगता है जब तक 60,000 के नीचे प्राइजेस हैं, ये शॉर्ट टर्म में प्राइजेस नीचे में 53,000 के आसपास तक टेस्ट कर सकता है। 60,000 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो वापस इसमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए अभी ओवरऑल ट्रेंड इसका डाउन रहेगा। दूसरी तरफ हम टीएमसी की बात कर लें। टीएमसी में मेरे को लगता है 14,000 से लेके 13,800 ये काफी अच्छे बेस प्राइस रहेंगे। जब तक 13,800 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन है, तब तक इसमें एक अप ट्रेंड जो है इंटैक्ट रहेगा। मेरे को लगता है नियर टर्म में प्राइजेस वापस फिर से 16,400 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स को इसमें एक्यूमुलेशन की स्ट्रेटजी स्पेशली टीएमसी में अपनानी चाहिए। नीचे में 13,700 का स्टॉप लॉस लगा के 16,400 तक के लक्ष्य टीएमसी में रखे जा सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये आउटलुक रहा स्पाइसेस के पैक पर। टर्मरिक पर स्पेशली स्ट्रैटेजी आपको नियर टर्म के लिए रेकमेंड की गई है। चलिए, शुक्रिया अमित आपका आने के लिए शो में और अपने व्यूज सभी पर देने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।